दो ऐसे सवाल हैं जो मेरे ज्यादातर वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। एक ये कि सर एक इन्वर्टर एसी लूं या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लूं। लोगों को ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि अपने घर के लिए उनको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दूसरा सवाल, सर एक 3 स्टार एसी लूं या फिर एक 5 स्टार एसी लूं। अभी भी कंफ्यूजन है कि 3 स्टार एसी कौन से सिनेरियो में लेना चाहिए और कौन से सिनेरियो ऐसे हैं जहां पर एक 5 स्टार एसी प्रेफर करना चाहिए। जितना मैंने रिसर्च किया है और मैंने जो कुछ भी अपनी रिसर्च से पाया है वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एज सिंपल एज पॉसिबल तरीके से। और आप अपनी रिसर्च अपने एंड पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप चाहे तो इस वीडियो के हिसाब से मैं जो भी तरीका बताऊंगा उस हिसाब से अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पकड़ते हैं सबसे पहला सवाल, वो है इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, कौन सा एसी आपको लेना चाहिए। अब देखिए, एक मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता देता हूं, सीधी बात, नो बकवास। और यहां पर दोस्तों आपको ऐसे काफी YouTube वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पे जहां पर वो बताते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी ही लो, इन्वर्टर एसी ही बेस्ट होता है, वहां पर कूलिंग अच्छी होती है। लेकिन लोग काफी कंफ्यूज हैं कि आफ्टर ऑल कूलिंग किस में बेटर होती है, एनर्जी सेविंग किस में बेटर होती है और उनको कौन सा लेना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात और बिल्कुल साफ स्पष्ट बात आपको बताता हूं, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक नॉन इन्वर्टर एसी की जो कूलिंग है वो ऑन एनी गिवन डे एक इन्वर्टर एसी के कूलिंग से ज्यादा बेहतर होती है। ये चीज आप लिख लीजिए। तो अगर आपको चाहिए एक बेहतर कूलिंग, देखिए हम ज्यादातर एसी जो लेते हैं ना, हमारा मेन पर्पस होता है कूलिंग, और अगर कूलिंग में ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो इसलिए अगर आपको एक प्रॉपर कूलिंग चाहिए, जल्दी कूलिंग करने वाला एसी चाहिए, तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये कि कूलिंग ठीक ठाक हो जाए, चाहे थोड़ी बहुत स्लो कूलिंग हो, लेकिन आपको बिजली की जो बचत है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक इन्वर्टर एसी के साथ जाना चाहिए। ऑन एनी गिवन डे इन्वर्टर एसी आपके नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले ज्यादा बिजली की सेविंग करता है, काफी ज्यादा। लेकिन अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेते हैं तो वो आपकी कूलिंग स्लो करेगा और आपकी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं करेगा जितनी अच्छी नॉन इन्वर्टर एसी करता है। इसका रीजन ये है कि जब एक इन्वर्टर एसी को आप ऑन करते हैं तो वो एसी धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाता है और आपके रूम को धीरे धीरे वो कूलिंग करता है। उसका कंप्रेसर इमीडिएटली मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चलता है, तो इसलिए एक जो इन्वर्टर एसी है आपके रूम को जल्दी से कूलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। लेकिन एक जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसको आप जैसे ही ऑन करते हैं वो सीधा अपने मैक्सिमम स्पीड पे चलता है और रूम के टेम्परेचर को जल्दी से वो डाउन ले आता है, और जिस टेम्परेचर पे आपने एसी को सेट किया होता है उस टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचता है वो कट ऑफ हो जाता है और आपका एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे आपके रूम के टेम्परेचर को रीच करेगा। जिस टेम्परेचर में आपने इसको सेट किया होगा, जैसे ही उस टेम्परेचर पे वो पहुंचता है तो वो अपने स्पीड को धीरे धीरे जो है ना वो कम कर लेता है, और जैसे अपने स्पीड को बहुत ज्यादा वो कम कर लेता है तो वहां पे बिजली की जो खपत है वो बहुत कम होती है और आपकी जो रूम की कूलिंग है ओवरऑल मेंटेन रहती है। लेकिन नॉन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होगा। नॉन इन्वर्टर में वो आपके रूम को जल्दी से इमीडिएटली कूल करके फिर ऑफ हो जाएगा। तो एक तो वो ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए वो बिजली ज्यादा खाता है, और दूसरी बात कि वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे चलता है, इसीलिए भी वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कुछ यूज केस सिनेरियो, यानी कि कैसे सिनेरियोज हैं जहां पर आप आंख बंद करके आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, और कैसे सिनेरियोज हैं जहां पर एक इन्वर्टर एसी आपको प्रेफर करना चाहिए। एक आप थंब रूल मान के चल सकते हैं, जहां पर जिस रूम में एयर की जो लीकेज है वो बहुत ज्यादा है या फिर एयर को ठंडा रख पाना बहुत मुश्किल है, उस रूम में आपको नॉन इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। और जिस रूम में एयर की लीकेज बहुत कम है या फिर नहीं है, बिल्कुल एयर टाइट रूम है, या फिर जिस रूम में सनलाइट वगैरह बिल्कुल ही नहीं गिरती है और उस रूम में आप ठंडक को काफी देर तक मेंटेन रख सकते हैं, ऐसे रूम के लिए आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी एक शॉप है, वहां पर बार बार दरवाजा खुलता है बंद होता है, कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, तो वहां पर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेते हैं तो वो इन्वर्टर एसी आपके शॉप की जो टेम्परेचर को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार जब दरवाजा खुलता है तो शॉप के अंदर की ठंडक जो मेंटेन है वो नहीं रहती है और फिर से एसी को अपने हाई स्पीड में चल के उसको कूलिंग करनी पड़ती है। तो वहां पर इन्वर्टर एसी लेने का कुछ फायदा नहीं हो पाता है, लेकिन वहां पर नॉन इन्वर्टर एसी बेहतर काम कर जाता है। ऐसे अगर आपका ऐसा एक रूम है जहां पर सनलाइट जो है आपके रूफ पे कंटिन्यू गिर रही है मोस्ट पार्ट ऑफ द डे में, वहां पर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो आपके रूम को वो सही तरीके से वो ठंडा नहीं रख पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हॉट रूफ आपके रूम की जो हवा है वो कंटिन्यू ठंडी नहीं रह पाएगी।
लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी अपने फुल लोड पे चलता है और आपके रूम के एयर को वो ठंडा कर देगा, फिर वो जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो वहां पर नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब अगर ऐसा कोई भी आपका रूम है जहां पर एयर जो है सही तरीके से सील्ड नहीं है, आपकी एयर जो है वो बाहर जा रही है, तो वहां पर भी आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लगवाइए और वहां पर इन्वर्टर एसी सही तरीके से नहीं कारगर रहेगा। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई रूम है जहां पर आपका एयर जो है बिल्कुल सील्ड है, अंदर की हवा बाहर नहीं जाती है, सूरज की रोशनी कंटिन्यू नहीं पड़ती है, या फिर दरवाजा बार बार खुलता बंद होता है, ऐसा नहीं होता है, वहां पर आप एक इन्वर्टर एसी लगाइए। वो ज्यादा फायदेमंद होगा, बिजली की बचत भी होगी और आपका रूम सही तरीके से ठंडा भी रहेगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, वो है कि एक 3 स्टार एसी लें या फिर एक 5 स्टार एसी लें। अब ये काफी हॉट टॉपिक है और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है विद कंप्लीट कैलकुलेशंस। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से अगर आप काफी डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, देखिए यहाँ पे मेरी रिसर्च है, अगर आपको अपनी रिसर्च करनी है अपनी रिसर्च आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च बताती है मैं वो आपको रिजल्ट बताता हूं। मेरी रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके एसी की जो रनिंग है अगर वो 12 घंटे से 13 घंटे से कम है तो आपको एक 3 स्टार एसी लेना चाहिए, और अगर आपके एसी की जो रनिंग है वो 12 घंटे या फिर 15 घंटे से ज्यादा है तो आपको एक 5 स्टार एसी लेना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से है कि आपको एक डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर एक पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। अब एक पेट्रोल गाड़ी की एवरेज कम होती है लेकिन पेट्रोल महंगा होता है, ऐसे ही एक डीजल गाड़ी की एवरेज ज्यादा होती है लेकिन डीजल सस्ता होता है। यहां पर हम एक सिंपल रूल लगाते हैं कि भाई अगर गाड़ी की रनिंग कम है तो आपको एक पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, और अगर गाड़ी की रनिंग बहुत ज्यादा है तो आपको एक डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। अब इसी तरीके से एयर कंडीशनर्स में भी अगर आपके एसी की रनिंग बहुत ज्यादा है तो आपको एक 5 स्टार एसी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि 5 स्टार एसी आपका ऑन एनी डे आपका 3 स्टार एसी के मुकाबले कम से कम 10 से 12 हजार रुपए ज्यादा महंगा होता है। इसलिए अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो 10 से 12 हजार रुपए जो आप एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं एज कंपेयर टू 3 स्टार एसी, वो 10 से 12 हजार रुपए कितने सालों में आपको वापस मिल रहे हैं। अब पर ईयर आप बिजली में कितना सेविंग कर रहे हैं उसको हर साल आप जोड़ते जाइए। जब वो 10 से 12 हजार रुपए बन जाएगा तब जाके आपकी एसी की जो कॉस्ट है ना वो रिकवर होगी। लेकिन अगर आपके एसी की रनिंग जो है वो कम है तो आपका 5 स्टार एसी इतनी बिजली की सेविंग नहीं कर पाएगा कि आपके 3 स्टार एसी के मुकाबले उसका जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग है उसको जस्टिफाई कर पाए। आपकी एसी की रनिंग अगर 12 से 15 घंटे से ज्यादा होती है ना तो आपके 3 से 4 साल में वो पैसे जो है ना 10 से 12 हजार रुपए जो आप एक्स्ट्रा खर्चते हैं वो 3-4 साल में वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके एसी की रनिंग 12 घंटे से कम है तो वो जो पैसे आप 10 से 12 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चते हैं वो आपके 7-8 साल में जाकर रिकवर होते हैं। तो 7-8 साल में तो हम वैसे भी एसी जो जनरली चेंज ही कर लेते हैं, एसी में प्रॉब्लम्स काफी आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, एसी की बहुत ज्यादा रनिंग होगी तो 5 स्टार एसी, कम रनिंग होगी तो 3 स्टार एसी। अब दोस्तों एक पॉइंट है जो कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में मैं भूल गया था आपको बताना, लेकिन वो पॉइंट भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देना चाहिए। इन्वर्टर एसी में आपका जो है एक पीसीबी लगा होता है जो कि इन्वर्टर एसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब ये जो पीसीबी होता है ज्यादातर एयर कंडीशनर्स आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी पे दे देती हैं। लेकिन 5 साल के बाद क्या, 5 साल के बाद अगर आपका पीसीबी खराब होता है तो वहां पर वारंटी में तो वो कवर्ड नहीं होगा, और यहां पर अगर आपका पीसीबी खराब होता है तो 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक कहीं पर भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पीसीबी। और इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा अगर आपका पीसीबी खराब होता है। और दोस्तों विद इन 5 इयर्स वारंटी ऑल्सो, अगर आपका पीसीबी पावर सर्ज के कारण खराब होता है, यानी कि अचानक से ज्यादा वोल्टेज आ गई, आपका पीसीबी खराब हो गया, वहां पर आपका पीसीबी वारंटी में कवर्ड नहीं होगा, वहां पर आपको अपने पैसों से पीसीबी ठीक करवाना होगा। अगेन 5 से 15,000 रुपए तक कुछ भी लग सकते हैं आपके। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक इन्वर्टर एसी में आपका खर्चा बढ़ सकता है, स्पेशली अगर आपने एक स्टेबलाइजर नहीं लगवाया है, या फिर स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी किसी रीजन से अगर आपके एसी में अचानक से पावर सर्ज आ जाता है, पीसीबी खराब हो जाता है, तो वहां पर आपको जो है खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों कूलिंग की अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका बिजली का जो सेविंग है वो आपका मेन मुद्दा है तो आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आज की वीडियो में मैंने जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर, 5 स्टार या 3 स्टार। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नहीं आया है तो मैं एक और वीडियो में फिर से कोशिश करूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।